Now we will discuss about the configuration of the PV systems. तो बेसिकली तीन कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं PV सिस्टम्स के लिए, सोलर सिस्टम्स के लिए. एक उसमें है ऑन ग्रिड PV सिस्टम्स, सेकंड वन इज कॉल्ड एज एन आइसोलेटेड PV सिस्टम्स. इसको हम ऑफ ग्रिड भी कहते हैं. ऑन ग्रिड को हम ग्रिड कनेक्टेड और ग्रिड टाइड के नाम से भी जानते हैं PV सिस्टम्स के. और थर्ड वन इज बेसिकली एन हाइब्रिड PV सिस्टम्स. तो पीवी सिस्टम्स की ये तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. देयर आर डिफरेंट प्रो एंड कॉन्स अगेंस्ट ईच. तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास पावर सप्लाई कितनी स्टेबल है और कितनी रिलायबल है और आप कितना बेसिकली बैकअप रखना चाहते हैं. तो ये सब चीज़ें बेसिकली काउंट होती हैं एक ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के लिए. अगर आप पहले ऑन ग्रिड सिस्टम में आए तो ऑन ग्रिड जो सिस्टम है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसके अंदर कोई भी बैटरीज इंस्टॉल नहीं होती. देयर आर नो बैटरीज इन द ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम्स. इसका मतलब ये है सिंपली कि आपके पास सोलर प्लेट्स होंगी साइड के ऊपर या सोलर सिस्टम्स में, और वो फिर जो उसकी आउटपुट है डीसी आउटपुट वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी इन्वर्टर के साथ. और इन्वर्टर बेसिकली टाइड होगा आपका नेट मीटरिंग के साथ, स्मार्ट मीटर्स के साथ, और स्मार्ट मीटर्स फिर कनेक्टेड होगा यूटिलिटी ग्रिड के साथ. और इसकी जो अदर आउटपुट है दैट विल बी कनेक्टेड टू द लोड ऑफ द हाउस और ऑफ एनी इंस्टॉलेशन. तो जैसे दिन का टाइम है आपका, व्हेन इट्स sunny day and the morning sunlight is available, depending upon the capacity of the solar systems and the load connected. तो जो फर्स्ट पावर जनरेट हो रही है वो पहले यूटिलाइज करेगा इन्वर्टर लोकली, ओके. और अगर इट इज मोर देन द रिक्वायरमेंट, more than the connected load, then the remaining power will be given to the system through the net metering systems. तो स्मार्ट मीटर या नेट मीटरिंग सिस्टम बेसिकली क्या देखेगा, आपका पावर कितना इंपोर्ट हुआ और कितना एक्सपोर्ट हुआ. सो हाउ मच पावर इज इंपोर्टेड एंड हाउ मच पावर इज एक्सपोर्टेड, एंड देन इट विल कैलकुलेट द नेट मीटरिंग. नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि टोटल यूनिट्स महीने के एंड पे कितने बनते हैं. अगर वो लेट्स सपोज प्लस में बनते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इंपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन आपका जो नेट है यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सोलर सिस्टम्स ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं महीने में और हमने 1500 कंज्यूम किए हैं यूनिट्स, हमारे लोड जो है वो 1500 कनेक्टेड लोड 1500 के हिसाब से, तो वी हैव टू पे स्टिल 500 यूनिट्स प्लस टू द नेटवर्क. So this reading would be like 500 meters import export plus the net metering. लेकिन अगर इसका रिवर्स होगा कि हमने 1000 प्रोड्यूस किए हैं और 500 कंज्यूम किए हैं, तो इन दैट केस we owe 500 units price from the network. So in this way this net metering, smart metering works. अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी जो स्मार्ट मीटरिंग है, अगर आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम बना के अगर कनेक्ट कर दें एक नॉर्मल मीटर के साथ जो कि स्मार्ट नहीं है, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दोनों में फ़र्क नहीं करेगा, और इन आइदर केस इट विल बी बेसिकली इंडिकेटिंग एज एक्सपोर्ट. सो ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑन ग्रिड सिस्टम है, हम लगाना चाह रहे हैं नेट मीटरिंग इंस्टॉल किए बगैर, तो हमें वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इन दैट केस वो आपका जो भी डिफरेंस है यानी प्लस 500 या माइनस 500 वो कंसिडर नहीं करेगा. इट विल कंसिडर 500 ओनली इंपोर्ट to, or you can say only consume load it will consider. Second thing क्या है कि अगर let's suppose आपका load for example अगर ज़्यादा है, if the load is more than the solar power available, then in that case जो power है solar की वो completely utilize हो जाएगी locally, and still जो remaining deficiency है वो import होगी, power import होगी from the network. सो इट मीन ये कि आपकी जो टोटल सोलर कंजम्पशन है वो आपने कर ली लोकली, प्लस स्टिल यू नीड सम पावर, एंड दैट पावर इज देन कंज्यूम एट द लोकल लेवल. सो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका नेट मीटरिंग सिस्टम है इसमें पावर बाई डायरेक्शनल फ्लो करती है. अगर आपके पास एक्सेस पावर है देन इट विल पावर विल फ्लो
to the network, to the utility grid. And if you have less power available than the connected load, then the power will flow from the grid to the house or to the utility, to that specific installation place. तो सोलर पैनल्स बेसिकली आपके जो हैं वो पावर जनरेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट को इनटू द डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर इन्वर्टर आपको एसी में कन्वर्ट करके पावर ना सिर्फ ये कि नेटवर्क में फीड कर रहा है, बल्कि अगर एक्सेस पावर नेटवर्क भी फीड कर रहा है और लोकल यूटिलाइजेशन में भी वो काम आ रही है। तो ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स, स्पेशल जो इन्वर्टर्स हैं टाइप्स इसके अंदर, वो कहलाती है ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स, वो इसमें इस्तेमाल होती है। देयर आर यू कैन से द ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी इनको कह सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग यू नीड हेयर इज ऑन नेट मीटरिंग, यू नीड अ रिक्वायरमेंट ऑफ नेट मीटरिंग। आपके नॉर्मल मीटर से ये नहीं हो पाएगा, यू नीड टू हैव अ नेट मीटरिंग connection for that. Then you must have a utility grid available for the net metering so that you can export power to utility grid. अच्छा, ये net metering में आपको advantage क्या होगा on grid के अंदर? On grid में इसका ऑपरेशन इस तरह से होगा कि आपके पास ड्यूरिंग द डे लाइट, तो अगर हम जैसे हमने पढ़ा था, अगर दिन का टाइम है और आपके पास जनरेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कनेक्टेड लोड, तो दिन के टाइम पे ये एक्सपोर्ट हो रही होगी। और जो रात का टाइम है वहां आपके पास पीवी जनरेशन स्टॉप हो जाएगी, ये शाम का टाइम है, या ग्रेजुअली इट इज गोइंग डाउन, तो रिमेनिंग एनर्जी विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम द ग्रिड टू द हाउस। सो इन दिस वे ये साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलेगा, और पावर फ्लो इसमें बाय डायरेक्शनल जो है ना वो फ्लो होगा। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भाई आपने जो यूनिट एक्सपोर्ट की है उसकी कॉस्ट आपने जो यूनिट इंपोर्ट की है उससे वो ऑफसेट हो जाएगी, और आपको मंथली जो बिलिंग है उसमें आपको एडवांटेज हो जाएगा। कुछ अर्सा पहले तक जो पाकिस्तान में जो यूनिट्स हम कंज्यूम करते थे और यूनिट जो एक्सपोर्ट करते थे वो इक्वल ट्रीट करते थे, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम बिल पे करते थे। लेकिन अब नेपरा गाइडलाइन के तहत जो इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनकी टैरिफ्स डिफरेंट कर दिए गए हैं। ऑन ग्रिड के फायदे क्या हैं हमारे पास? ऑन ग्रिड जो नेटवर्क है हमारे पास उसका सबसे बड़ा फायदा कॉस्ट सेविंग का है। तो कॉस्ट सेविंग जो है ना वो आपकी होती है, यू डोंट नीड बैटरी सिस्टम। सो बैटरी सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी लाइफ भी कम होती है। यू नीड टू रिप्लेस दिस बैटरीज इनटू 3 to 5 years और 7 year टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्चार्ज साइकिल्स कितने हुए हैं उनके। ओके, तो आपके पास बैटरी की कॉस्ट बच गई, बैटरी की मेंटेनेंस बच गई, और ये आपने सेव कर लिया। और प्लस क्या है इसका एडवांटेज क्या है कि ना सिर्फ ये कि ये आपके पास अगर ग्रिड अवेलेबल है तो ग्रिड से के साथ भी इसको आप सिंक करके चला सकते हैं, और अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है, आपके पास जनरेटर अवेलेबल है, जनरेटर के साथ आपके पास टोटल लोकल जनरेशन लोकल जो पावर प्लांट है उसके अंदर अगर आपके पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है, आउट हो जाता है, तो पावर प्लांट जो अगर जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर के साथ भी इसको आप कनेक्ट करके चला सकते हैं कि कुछ लोड आप इस पे जनरेटर पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, कुछ लोग बाकी की जो लोड है वो सोलर शेयर करेगा ऑटोमेटिकली, और जो भी डिमांड है उसको मैच करेगा। तो ये बेसिकली दिस इज एडवांटेजेस फॉर द ऑनलाइन ग्रिड सिस्टम। तो ये एडवांटेज ये है कि आपके पास बैटरीज नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है आपके पास इसके अंदर के यू डजंट हैव अ बैटरीज, और आपके पास अगर एक्सेस पावर जनरेट हो रही है तो वो आप ग्रिड में तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन यू कैनॉट स्टोर। अगर आपके पास लाइन में कंजेशन है, अगर आपकी बेसिकली जो लाइन है इट इज़ कंजेस्टेड और उसकी जो आउटपुट पावर एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सर्विस लाइन और व्हाट एवर इज द रीज़न, तो आप बेसिकली ये एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और प्लस ये कि अगर आपके पास यूटिलिटी फेल हो जाता है, इफ़ यूटिलिटी फेल्स, इफ़ यूटिलिटी सप्लाई इज़ नॉट रिलायबल, कि फॉर एग्जांपल लोड शेडिंग हो रही है आपके पास, तो इन दैट केस जैसे यूटिलिटी फेल होगी, आपके जो लोकल सप्लाई है घर की या जो भी फैक्ट्री है, अगर आपने यहाँ ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम्स लगाया है तो उसकी सप्लाई भी साथ ही फेल हो जाएगी। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं कि यू आर डिपेंडिंग अपॉन द ग्रिड सप्लाई। लेकिन इसके बरक्स अगर ग्रिड आपका रिलायबल है, लोड शेडिंग सालों में नहीं होती और पावर फेलियर भी नहीं होती, क्वालिटी ऑफ पावर इज गुड,
then you can go for this on-grid systems. And if you have a big capacity and you want to deliver the power to the network with a given limit, then you can also go for the off-grid systems. सो इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? इसकी एप्लीकेशन स्पेशली रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स में होती है, लेकिन विद रिलायबल ग्रिड एक्सेस के साथ। तो इसकी जो प्रीरिक्विजिट है ऑन ग्रिड की वो ये है कि आपका ग्रिड सिस्टम रिलायबल है, यू डोंट नीड अ बैकअप सप्लाई इफ द मेन सप्लाई और ग्रिड सप्लाई फेल्स, और प्लस जहां आपको नेट मीटरिंग की फैसिलिटी मिल रही हो वहां ये चीज बेनिफिशियल है। अगर आपके पास नेट मीटरिंग का कनेक्शन नहीं है तो फिर इसका कोई इतना बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, फिर आप एक लिमिटेड कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि नेट मीटरिंग ना होने की वजह से जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं पावर टू द यूटिलिटी, वो मीटर आपका इसको स्टिल कंसिडर एज अ इंपोर्ट, or still it is still considered as a consume load. So these things we need to take care. सेकेंड टाइम जो आपके पास पीवी सिस्टम्स हैं वो कहलाते हैं ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम्स। और ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम्स ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम से मेनली फ़र्क इसमें होते हैं कि इनके पास एक तो बैटरी आपको लग रहा है कि स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, सेकेंडली दीज आर नॉट कनेक्टेड टू द यूटिलिटी और टू द नेशनल ग्रिड। जस्ट लाइक अभी हम के इलेक्ट्रिक से कनेक्ट नहीं कर रहे किसी सोलर सिस्टम्स को, हमारे पास सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, सोलर पैनल है हमारे पास, कंट्रोलर है जो कि बेसिकली काइंड ऑफ वर्किंग जस्ट लाइक अ चार्जर टू चार्ज द बैटरीज, तमाम बैटरीज का एक बैटरी चार्जर होता है। देन वी हैव इन्वर्टर विच इज कन्वर्टिंग द डीसी पावर टू द एसी पावर। ओके, सो देन वी हैव एन हाउस। सो इसमें स्पेशल जो ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ होती है जो कि रिमोट एरियाज हैं आपके जहाँ पावर अवेलेबल नहीं है, प्लस आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ आपके पास बेसिकली आउटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोड शेडिंग के टाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, 6 से 8 घंटे 10 घंटे लोड शेडिंग्स हो रही हैं और पावर रिलायबल नेटवर्क नहीं है, पावर चली जाती है, बार बार फॉल्ट्स आते हैं। तो इन दोज केसेस यू आर प्रेफरिंग एन ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। सो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की जो मेन रिक्वायरमेंट है आपके पास, एक तो ये है कि शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, it will work in isolation. Secondly, ये जो है this system must generate all electricity needed to power its appliances. तो इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो मिनिमम जो है टोटल जो लोड कनेक्टेड है उससे इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये उसको सप्लाई कर सके कनेक्टेड लोड को, प्लस आपके पास जो ऑफ पीक आवर्स हैं, जो ऐसे आवर्स हैं जिसके अंदर सन अवेलेबल नहीं है, अगर आपने उसमें भी पावर लेनी है then you need to further increase the size of batteries and also you need to increase the solar plates in the network. तो ये बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे पास होती हैं। अच्छा, इसके अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास सोलर पैनल होते हैं जो कि सेम है, देयर इज नो डिफरेंस between the solar panel of off-grid or on-grid. Both have the similar solar panels. Then you have inverters both. So in this case, if you have an on-grid system, we did not have controllers. So हमें कंट्रोलर भी इंस्टॉल करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास बैटरीज हैं जिनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है ना वो कंट्रोल होनी चाहिए, चार्जिंग प्रॉपर मेथड से होनी चाहिए। तो चार्जिंग कंट्रोलर्स हमारे पास इसलिए ज़रूरी हैं कि एक्सेसिव पावर की वजह से आपके पास जो बैटरीज वो डैमेज ना हो जाएं। तो बेसिकली जो चार्जिंग है दैट्स बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स इन वेरी बेसिक मैनर्स, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट चार्जेस आपके पास होती हैं। तो हम कांस्टेंट करंट चार्ज बेसिकली बेसिस के ऊपर बैटरीज को नॉर्मली कनेक्ट रखते हैं और इनिशियली जब बिल्कुल ये ड्राई होती हैं तो वी कैन गो फॉर लाइक बूस्ट मोड, नॉर्मल बैटरी चार्जिंग मैकेनिज्म, और हम ताकि इनको जल्द चार्ज कर सकें। तो नेक्स्ट बेसिकली आपके पास चार्ज कंट्रोलर है। द चार्ज कंट्रोलर रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर पैनल्स टू बैटरीज टू प्रिवेंट देम बीइंग ओवरचार्ज, हीटिंग अप और डैमेजिंग को रिपेयर मैनेज करने के लिए हमारे पास कंट्रोलर है। इन्वर्टर इसके अंदर भी आपके पास है, लेकिन दिस इन्वर्टर इज कॉल्ड एज एन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स। So both inverters are different. One is an on-grid inverters and another one is an off-grid inverter. So this is also called as grid-tied inverters. So दोनों की different types हैं. So both are different.
प्लस आपके पास इसमें इसका जो ऑपरेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है कि डे टाइम में बेसिकली आपके पास जो अगर सोलर की कैपेसिटी है वो ना सिर्फ ये है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड। ये ना सिर्फ आपका लोकल जो अप्लाइंसेस हैं घर की या इंडस्ट्री की वो भी चला रहा है, साथ साथ बैटरीज को भी चार्ज कर रहा होगा एट द सेम टाइम। और जब आपके पास सन की रोशनी अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस बैटरीज विल बी यूज्ड टू पावर the local network. So in this way basically during night time or cloudy weather तो बैटरी जो है ना आपके पास उसके पास स्टोर एनर्जी है और वो बेसिकली सप्लाई करेंगी पावर टू फॉर द लोकल पावर यूजेज। सो इसका मतलब ये है कि बैटरीज को फ्रिक्वेंट चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल से दिन में गुजरना पड़ेगा इन अन ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम्स। बेनिफिट इसके बेसिकली क्या है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रिड, रिमोट एरियाज, remote locations, so these are totally independent from the grid. Next is basically lower energy cost over the long term. So आपकी cost जो है वो थोड़ी सी आपको कम पड़ेगी इसके अंदर। मेंटेनेंस का इशू इसके अंदर आएगा आपके पास, you have to maintain the batteries, you have to look for their maintenance, you have to maybe replace the batteries after some years, और प्लस आपके पास कंटिन्यूस पावर सप्लाई है बाय बैटरीज। डिसएडवांटेज के अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर डिसएडवांटेज में यह है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू ग्रिड टाइड पीवी सिस्टम्स और ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम्स, बिकॉज आपके पास कंट्रोलर है इसके अंदर और आपके पास बैटरी सिस्टम्स हैं, तो ये इसकी कॉस्ट को, इनिशियल कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा देते हैं। बैटरी रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस एंड इवेंचुअल रिप्लेसमेंट। सो बैटरी की कॉस्ट काफ़ी हैवी कॉस्ट है और ये आपकी जो मेंटेनेंस है उसको बढ़ाती है और उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो भी आपको 5 to 7 ईयर्स में करनी पड़ती है। एंड आल्सो इट डिपेंड्स कि आपके पास इसके कितने साइकिल्स हैं, बैटरी की लाइफ इसकी साइकिल्स में होती है, कितनी बार चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है और कितनी दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज, वो कितनी डीप साइकिल्स एक बैटरी अफोर्ड करती है, तो उसकी लाइफ पे डिपेंड करता है। एनर्जी स्टोरेज लिमिटेशन एज दिस सिस्टम इज लिमिटेड बाय द बैटरी कैपेसिटी व्हिच कैन लीड टू पावर शॉर्टेजेस। अगर आपके पास बैटरी की स्टोरेज कम है तो आपके पास जब आपका सोलर पावर अवेलेबल नहीं है, सोलर सन अवेलेबल, सनशाइन अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट केस अगर आपके पास कैपेसिटी कम है देन यू हैव टू फेस द पावर आउटेजेस एज वेल। सो एप्लीकेशन एज वी डिस्कस, रिमोट होम्स हैं, आपके पास केबिन्स हैं, फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो आपके फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल्स चल रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर। सो रूरल एरियाज में एक हमारे पास ड्रॉबैक ये होता है कि आपके पास एक फीडर है 11 kV का फॉर एग्जांपल, वहाँ एक ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया और वहाँ से फिर क्या होता है कि सेवरल किलोमीटर्स पे एक और कनेक्शन अवेलेबल ट्यूबवेल का। तो अगर आप ये देखें तो ऑलरेडी सब स्टेशन से अगर 11 kV का फीडर टर्मिनेट हुआ तो दैट्स आल्सो मूव ऑलरेडी फ्यू किलोमीटर्स, देन वी हैव LT नेटवर्क्स, they need to travel also for the long distance. So इस केसेस के अंदर आप देखेंगे तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, so there are huge losses and that is basically also contributing to the high energy cost at the rural network. So इसका आसान सोल्यूशन क्या है कि आपने ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम लगा दिया और ट्यूबवेल्स और लोकल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने ऑफ ग्रिड से बेसिकली अचीव कर ली। So this is advantage on off grid systems. नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है दैट्स कॉल्ड एज हाइब्रिड सिस्टम्स। अब जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट्स कॉल्ड एज एन हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है उसकी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर जो हमने लास्ट 2 सिस्टम स्टडी किए हैं, वन इज बेसिकली ऑन ग्रिड एंड अनदर वन इज एन ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। सो ये जो लास्ट 2 सिस्टम्स हैं दोनों को अगर हम कंबाइन करें और एक system generate करें, that's called as a hybrid system. It means that it has the property of an on-grid PV systems and as well as and it has the property of an off-grid PV system as well. तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं और इसके अंदर आप अगर देखें तो इसमें बैटरीज भी हैं, इसके अंदर आपके पास सोलर पैनल भी है, AC इनपुट भी है एंड स्टिल यू हैव अ लोड एज वेल। सो एडवांटेज इसका क्या है आपके पास? एडवांटेज इसका आपके पास क्या है कि आपके पास नाउ यू हैव द फैसिलिटी ऑफ एन, अगर आपके पास लाइट चली जाती है देन यू हैव पावर फैसिलिटी ऑफ
बैटरी बैंक अवेलेबल विद यू, स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है, एसी इनपुट आपके पास, दूसरी सप्लाई आपके पास अवेलेबल है जो कि सबस्टेशन की है, और तीसरी जो आपके पास सप्लाई अवेलेबल है वो सोलर की है। तो तीन डिफरेंट सोर्सेज आपके पास एट अ टाइम अवेलेबल हैं। लेकिन जो इसका इन्वर्टर है दैट्स अ स्पेशल इन्वर्टर, दैट्स कॉल्ड एज हाइब्रिड इन्वर्टर। इसके अंदर लगता है बिकॉज दिस इन्वर्टर हैज टू मेक चॉइस बिटवीन three sources. One is a solar system, another one is a battery system, another one is a AC systems. प्लस इसके अंदर आपको नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि यू वांटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द एक्सेसिव पावर दैट्स अवेलेबल इन द सिस्टम। तो हाइब्रिड बेसिकली की रिक्वायरमेंट मेनली कब आपके पास होनी चाहिए, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने देख लिए इसके अंदर। इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर ऑन ग्रिड की फैसिलिटी है, इसके अंदर सोलर पैनल और बेसिकली जो पावर ग्रिड है वो ऑन ग्रिड में होता है, और नेट मीटरिंग आपको चाहिए, यू नीड ए स्मार्ट मीटरिंग हेयर एज वेल। प्लस जो ऑफ ग्रिड के अंदर आपके पास बैंक्स होते हैं, बैटरी बैंक्स होते हैं, प्लस आपके पास सोलर पैनल्स होते हैं, तो ये ऑफ ग्रिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लस आपके पास द डिफरेंस इज नाउ यू हैव एन हाइब्रिड inverter. So hybrid inverter is different from on-grid and off-grid inverters because it is managing the power between three different sources. अब जो आपके पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो बेसिकली दे आर मोर एडवांस, यू कैन डू द प्रोग्रामिंग इन देम। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी आपका सोलर को देना चाहते हैं, बैटरीज को देना चाहते हैं तो आप बैटरीज को प्रायोरिटी देंगे, यू कैन प्रोग्राम देम द बैटरी शुड बी ड्रेन अप टू दिस पॉइंट, एंड देन you want to switch to the power grid, or you want to restore the batteries for the load shedding period. प्लस आप इसमें एडवांटेज ये है कि आप अगर चाहें तो सोलर्स को सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बैटरी पावर के लिए पहले, और उसके बाद और इनपुट जितनी भी पावर की है वो आप ग्रिड की यूज कर सकते हैं। जब बैटरीज फुली चार्ज हो जाएं देन यू कैन स्विच टू द सिस्टम टू द बैटरीज टू स्टार्ट द डिस्चार्ज साइकिल इन द नाइट टाइम। सो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको वहाँ पड़ती है मोस्टली जहाँ आपके पास पावर ग्रिड जो है वो रिलायबल नहीं है। अब जैसे हमने मिडल ईस्ट में काम किया है 10 साल में, मुझे याद है 1 या 2 पावर आउटेजेस, वो भी चंद मिनटों की घंटों की थी, वो सिर्फ आई हैं। तो उसके अंदर अब अगर आप लगा रहे हैं सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैटरी बहुत ही कम यूज़ होंगी बिकॉज ऑफ यू हैव अ रिलायबल सिस्टम। So in that case, I will not opt for a hybrid system. In that case, I will go for grid tied or on grid systems would be a good option for me. अब इसका ऑपरेशन किस तरह से हो सकता है कि दिन के टाइम पे अगर आपके पास पावर सोलर एक्सेसिव अवेलेबल है तो आप चार्जिंग भी करें, आप बैटरी चार्जिंग भी करें और साथ में लोड भी सप्लाई करें, ओके। और जो एसी इनपुट है वो आप ना चूज करें, ठीक है जी। या आप इसमें ये प्रोग्रामिंग कर दें कि अगर इफ स्टिल एक्सेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन यू कैन गेट इट फ्रॉम द पावर ग्रिड। अच्छा, इसमें जो एडवांटेज है हमारे पास, डिसएडवांटेज है ऑफ ग्रिड का, वो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपके पास जो हैवी मशीनरी है ऑफ ग्रिड में, सो ऑफ ग्रिड सिस्टम में अगर आपके पास हैवी मशीनरी है, मोटर्स हैं आपके पास, यू कैन सी यू हैव एयर कंडीशन यूनिट्स, यू हैव चिलर्स, जिनका स्टार्टिंग जो करंट है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्टार्टिंग करंट कैन रीच अप टू 5 to 10 टाइम्स द लोड करंट। तो ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग करंट की, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है फॉर द कंप्रेसर्स, फॉर द मोटर्स और एनी अदर लोड इन द हाउस लाइक दैट, तो उसके लिए फिर आपको सोलर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और आपको बैटरी की कैपेसिटी भी, स्टार्टिंग जो डिमांड है इन रश जिसे कह सकते हैं उसको मीट करने के लिए, अदरवाइज वो छोटा सिस्टम जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन ये अडॉप्ट करनी पड़ेगी तो ऑप्टिमाइज करने के लिए कि इन्वर्टर बेस्ड जो है ना आपके पास डिवाइसेस आप लगाएं घर के अंदर, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन in order to reduce the power loss. So you can have the you can say DC fans, DC motors, DC bulbs. उससे ये फायदा होगा कि जो आपके पास इन्वर्ट करने के अंदर जो पावर लॉस हो रहे हैं फ्रॉम DC टू AC,
क्योंकि इसकी भी अपनी एफिशिएंसी है। वो पावर लॉस जो है ना वो आपके बच जाएंगे और आप डीसी पावर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकेंगे पंखों से, फैन से, लाइट से। और दूसरा जो डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिड के जो मैंने बताया वो ये है कि आपके पास जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं जो इनका इन्वेस्ट करंट ज़्यादा होता है वो छोटा सोलर सिस्टम नहीं उठा सकेगा। यू नीड टू हैव अ बिगर कैपेसिटी टू सपोर्ट दैट इन रश एंड स्टार्टिंग ऑफ दिस डिवाइसेस। अदरवाइज वो डिवाइसेस जो है ना वो वोल्टेज डिप लेके आएंगी पूरे के पूरे ऑफ ऑफ ग्रिड नेटवर्क के ऊपर। वोल्टेज डिप लेके आएंगी, दीज नॉट एबल टू सप्लाई द लार्ज करंट फॉर स्मॉल टाइम। तो वोल्टेज डिप की वजह से आपकी डिवाइसेस ट्रिप हो जाएंगी और फंक्शंस काम नहीं करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। और ये इशू जो है ना आपको यहाँ हाइब्रिड में नहीं मिलेगा। तो आपने एक बेस लोड के हिसाब से अपना सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, चार्जिंग डिज़ाइन कर ली। अब जो इनरश है, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी आप आराम से एक पावर ग्रिड से ले सकते हैं। सो दिस इज बिकम अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ एन हाइब्रिड सिस्टम। अच्छा, ये बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम मैं वहाँ चूज़ करूँगा जहाँ मेरे पास रिलायबल ग्रिड नहीं है, नंबर वन। ऑब्वियसली जहाँ लोड शेडिंग होती है, जब 6 से 8 घंटे डेली लोड शेडिंग हो रही है और मैंने ऑन ग्रिड लगा लिया तो जब सप्लाई जा रही है तो मेरा जो सिस्टम है सोलर का वो भी ऑफ हो जाता है। तो that's not really feasible for me. So I would like to have a feature of on grid and off grid as well. I want the power when grid is available, and also I need the power when grid is not available. Then obviously I would like to go to a hybrid system. So जहाँ आप 6 घंटे 8 घंटे की लोड शेडिंग है या फिर आपका नेटवर्क रिलायबल नहीं है, आउटेजेस फ्रीक्वेंट होती रहती हैं बिकॉज ऑफ फॉल्ट्स और वेदर कंडीशंस, so you would like to go for the hybrid system in that case. So ये रीज़न है आपका कि जिसकी बेसिस पे आप जो है ना हाइब्रिड पे जाना चाहेंगे। इट इज़ एक्सपेंसिव क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि जो बैटरीज हैं वो इसके अंदर आपने ऐड कर दी हैं और आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है दिस इज आल्सो मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव यूनिट। सो जो बैटरीज ऐड करने की वजह से कॉस्ट भी बढ़ गई है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है। आपको यू नीड टू टेक केयर मोर एंड आफ्टर 5 to 7 years डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर चार्ज साइकिल्स, total number of charging cycles, you need to replace the batteries as well. सो आउटेज रिस्क आपका कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई है, स्केलेबिलिटी आपके पास आ गई है। तो यू हैव दिस ऑल बेनिफिट्स। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपने यहाँ लेट्स सपोज 10 kVA का यूनिट लगा लिया, ओके 10 kVA का यूनिट मैंने लगा लिया यहाँ, और जबकि मैंने बैटरीज लगा ली सिंपली छोटी इक्विवेलेंट टू 2 kVA, किलो वोल्ट एम्पियर्स। ओके तो मैं फॉर अ टाइम बीइंग जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ता जा रहा है बस आई हैव द अमाउंट आई कैन एक्सटेंड माय डीसी बैटरी सिस्टम्स टू द हाईएस्ट लेवल। और अगर मैं चाहूँ फॉर एग्जांपल कि यार मैं बैटरीज नहीं लगाना चाहता, मैं पूरा का पूरा ऑन ग्रिड की तरह हाइब्रिड को चलाना चाहता हूँ, तो मैं बस बैटरीज रिमूव करके इसको मैं फिर जस्ट आई विल स्टार्ट यूजिंग देम एज एन पावर ग्रिड सिस्टम्स एज वेल। So disadvantage higher cost है because batteries are added, hybrid inverters are expensive, sophisticated controls are required, so all these things increasing the cost. कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, इसमें आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको किस तरह यूज़ करना है, मेंटेनेंस है इसके अंदर, और पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर्स इसमें है। एप्लीकेशन इसकी बेसिकली क्या है जी, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली आपके पास इसकी हाई एप्लीकेशन ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है इट्स आल्सो वर्किंग जस्ट लाइक अ यूपीएस, सिमिलर टू यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस जो होता है उसके अंदर आपके पास सोलर पैनल्स नहीं होते, उसके अंदर ग्रिड सप्लाई होती है और बैटरी बैंक्स होते हैं। जब सप्लाई होती है ग्रिड की तो लोड भी कनेक्टेड होता है, बैटरी भी चार्ज हो रही होती है, जैसी सप्लाई जाती है तो आपके पास सिस्टम स्विच हो जाता है बैटरीज के ऊपर। लेकिन जो हाइब्रिड पीवी सिस्टम है उसमें आपने सोलर पैनल्स भी ऐड कर दिए हैं, तो जो हाइब्रिड पीवी सिस्टम्स है वो बेसिकली यूपीएस की तरह भी काम कर रहा है। तो दिस इज एन एडेड एडवांटेज कि जैसे ही सप्लाई फेल होगी वैसे ही इंस्टेंटली आपके पास जो है वो सप्लाई अवेलेबल होगी थ्रू द बैटरीज और इंटरप्शन अवॉइड कर सकेंगे। इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जहाँ आपके पास डेटा सेंटर्स आजकल लगे हुए हैं आपके पास, वहाँ आप नहीं चाहते कि आपके पास ये कोई पावर सप्लाई हो, क्योंकि ऑफ सप्लाई जब होती है फिर ऑन होती है तो डेटा सेंटर को स्विच ऑन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
एंड यू डोंट नीड दिस इंटरप्शन फॉर द डेटा सेंटर्स। प्लस हॉस्पिटल्स, वहाँ भी आप चाहेंगे कि यू वांट टू गो फॉर हाइब्रिड सिस्टम्स, स्पेशली कंप्लीट हॉस्पिटल अगर आप ना भी करना चाहें तो एमरजेंसी जो लाइटिंग है, एमरजेंसी कूलिंग सिस्टम है या हीटिंग सिस्टम है, वो सारा का सारा आप चाहेंगे कि ऑब्वियसली दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू हाइब्रिड सिस्टम के वो पावर इंटरप्शन से आज़ाद हो, जैसी सप्लाई जाए तो वो आपका डीसी जो बैकअप इमरजेंसी सप्लाई है उसके तौर पे वो आपका सिस्टम एक्ट करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी सपोर्ट करती हैं हाइब्रिड सिस्टम्स को। So this was all about the hybrid system. So we can move to the next topic.